हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीट मेंस 2022 का हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हिंदी व्याकरण के 60 प्रश्न और शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि ये प्रश्न पत्र आगामी भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इस प्रश्न पत्र के अंदर कुछ एक प्रश्न विवादास्पद भी रहे हैं, फिर भी बोर्ड के द्वारा जो प्रामाणिक उत्तर माना गया है उसी की हम आज चर्चा करेंगे। देखेंगे बोर्ड ने इस प्रश्न पत्र के अंदर फाइनल उत्तर क्या माना गया है, उसी को लेकर आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं आज प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। सी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। डी, काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया आई है। बकरी स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी रही स्त्रीलिंग आई है, और एक से अधिक कर्ता होने की वजह से हैं बहुवचन के रूप में आया है। इस वाक्य को समझने का विशेष रूप से प्रयास करें। देखते हैं अन्य तीन विकल्प के अंदर किस प्रकार की अशुद्धि हैं। विकल्प ए, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। यहाँ शस्त्र की जगह अस्त्र आएगा, तो बंदूक एक उपयोगी बहुत उपयोगी अस्त्र हैं। बी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों के जगह अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। उसके बाद विकल्प नंबर डी के अंदर बता रखा है काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी शब्द स्त्रीलिंग है, काशी शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ रहा की जगह रही आएगा, रहा की जगह रही आएगा। तो काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, केंद्र रही है। तो हमने इस चार विकल्पों को समझने का प्रयास किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67। स्त्रीलिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ए, चट्टान। बी, चंदन। सी, चपला। डी, चमक। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर हुआ बी, चंदन। बी, चंदन। चंदन इसका बिल्कुल राइट उत्तर है, चंदन इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67, 68। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए, उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। देखते हैं इस प्रश्न के अंदर किस प्रकार के विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है क, तो क को मिलान करेंगे कंठ से। अकुह विसर्जनाम कंठः। उसके बाद में न का मिलान करेंगे नासिका से, न का मिलान करेंगे नासिका से। उसके बाद में स का मिलान करेंगे तालु से। अंत में बचा त का मिलान करेंगे दंत से, त का मिलान करेंगे दंत से। तो उत्तर सही होने वाला क्या है? सबसे पहला सी ए, सी सी ए डी, सी ए डी बी। विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर सी बिल्कुल इसका सटीक उत्तर है। हमने इसको आसानी से मिलान किया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69। संबोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। विकल्प ए, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। बी, वह थोड़ा ही चल सकी, वह थोड़ा ही चल सकी। सी, कमला ऊपर बैठी है। डी, वह ईमानदारी से काम करता है। तो इसके अंदर संबंध बोधक अव्यय पूछा है, जो बिल्कुल विकल्प नंबर ए के अंदर कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसका सटीक उत्तर है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? यह प्रश्न विवादास्पद की श्रेणी में है, परंतु बोर्ड ने इसका क्या उत्तर माना है उसका हम डिस्कस करेंगे। ए, सट्टता। बी, बंधुत्व। सी, पशुता। डी, कंजूसी। तो बोर्ड ने इसका सही उत्तर माना डी, कंजूसी। डी, कंजूसी। ये कंजूस विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है, कंजूस विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। उधर सट भी विशेषण है, परंतु इसको बोर्ड ने नहीं मानकर डी विकल्प को बिल्कुल सही माना।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71। एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द हैं। ए अंचल, बी क्षेत्र, सी खंड, डी मंडल। तो एरिया, बोर्ड ने इसका सटीक उत्तर माना अंचल। बोर्ड ने इसका सटीक उत्तर माना अंचल। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 72। मतई के शब्द का सही संधि विच्छेद है। मतई के शब्द का सही संधि विच्छेद है। ए म प्लस ऐक्य, बी मति प्लस ऐक्य, सी मत प्लस ऐक्य, डी मत प्लस ऐक्य। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ मत प्लस ऐक्य। मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है 73। फारसी शब्द नहीं है। फारसी शब्द नहीं है। ए आबरू, बी आवारा, सी इलाज, डी चश्मा। तो इसके अंदर इलाज शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इलाज शब्द अरबी भाषा का शब्द है। ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। विकल्प ए बूढ़ा, बी रोड, सी बढ़ाई, डी सोडा। तो विकल्प नंबर डी सोडा ये अशुद्ध शब्द है। बाकी तीनों बिल्कुल शुद्ध शब्द दे रखे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई हैं। तो लिखित इकाई कौन सी है? ए ध्वनि, बी पद, सी शब्द, डी वर्ण। तो लिखित इकाई है वर्ण और मौखिक इकाई है ध्वनि। मौखिक इकाई है ध्वनि, लिखित इकाई है वर्ण। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है, बिल्कुल सही है। बी क्रिया एक अविकारी शब्द हैं, जो बिल्कुल गलत हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है। 4 विकारी शब्द होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अगला सी में दे रखा है क्रियाएं धातुओं, संज्ञा और विशेषण शब्दों से भी बनती हैं, जिससे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जिसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। इसके अंदर एक अवयव भी शामिल होता है। तो नाम धातु क्रिया बनती हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। इन चारों से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इसमें रचना की जगह कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। परंतु बोर्ड ने इसका बिल्कुल सही उत्तर माना क्रिया एक अविकारी शब्द हैं, जो बिल्कुल गलत हैं। क्रिया एक विकारी शब्द हैं। क्रिया एक विकारी शब्द हैं। तो 100% बी उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 के बाद 77। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? ए उपकार, बी घुड़सवार, सी आग बबूला, डी एक दंत। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इसके अंदर एक दंत भगवान गणेश जी का पर्यायवाची हैं, जो बिल्कुल सही उत्तर है। ये योग रूढ़ का उदाहरण है। योग रूढ़ के उदाहरण सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण एक दंत है, जो गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। बाकी सभी संयुक्त शब्द की श्रेणी के अंदर आते हैं, यौगिक शब्द की श्रेणी के अंदर आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78। एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलते हैं गद्यांश पढ़ने का प्रयास करते हैं। सुख दुख में मुस्काना धीरज से रहना है, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ सज की बेटी, मातृभूमि की रक्षा को वीर सजा देती हैं। सुख दुख में मुस्काना धीरज से रहना है, धीरज से रहना है, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र है तो सहना है, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना, मातृभूमि जन्म लिया, मातृभूमि जन्मभूमि है, राष्ट्रभूमि है मेरी, कोटि कोटि वीर पूत को द्वार द्वार देरी, जीवन भर मुस्काए भारत माँ का अंगना, जीवन भर मुस्काए भारत माँ का अंगना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना। तो इस गद्यांश के अंदर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दे रखे हैं, उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। भारत का अंगना
कब तक मुस्काए, भारत का अंगना कब तक मुस्काए। तो देखो इसके जस्ट ऊपर तीसरी लाइन में दे रखा है जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना। तो इसी पंक्ति के अंदर उत्तर छिपा हुआ है कि भारत का अंगना जीवन भर मुस्काए, भारत का अंगना जीवन भर मुस्काए। उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है, विलोम का सही प्रयोग नहीं है। जंगम, स्थावर, कोमल, कठोर, गरल, विष, उत्कर्ष, अपकर्ष। तो गरल और विष दोनों ही विष के पर्यायवाची हैं, विष के पर्यायवाची हैं, विलोम नहीं है। तो गलत उत्तर यही हो गया विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। ये दोनों ही जहर के पर्यायवाची हैं, ये दोनों ही जहर के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं। ए रूढ़ा और प्रयोजनवती, बी शाब्दी और आरती, सी प्रयोजनवती और व्यंजना, डी अत्युक्ति और आरती। तो विकल्प नंबर ए रूढ़ा लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा, ये लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 81। किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए माँ ने कहा बेटा उन्नति करो, बी वाह कितना सुंदर दृश्य है, सी कामायनी जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठतम सर्वश्रेष्ठ कृति है, डी संकेत एक अध्ययन। तो इसके अंदर देखते हैं कि भाई उद्धरण चिन्ह किस विकल्प में दे रखा है। तो उद्धरण चिन्ह दे रखा है विकल्प नंबर सी के अंदर कामायनी जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति हैं। कामायनी के दोनों तरफ जो चिन्ह लगे हुए हैं वो एकल उद्धरण चिन्ह हैं, और जो पूरी पंक्ति के दोनों तरफ लगाए जाएंगे वो दोहरा उद्धरण चिन्ह होगा, वो दोहरा उद्धरण चिन्ह होगा। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 82। वह आम को खा रहा है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ए लिंग संबंधी, बी कारक संबंधी, सी वचन संबंधी, डी क्रिया संबंधी। तो वह आम को खा रहा है, आम निर्जीव कर्म है, आम निर्जीव कर्म है, और निर्जीव कर्म के साथ कभी भी कारक चिन्ह को का प्रयोग नहीं होता, कारक चिन्ह को का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें कौन सी अशुद्धि हुई, कारक की अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि हुई है, कारक की अशुद्धि। सजीव कर्म के साथ को कारक का प्रयोग होता है, लेकिन निर्जीव कर्म के साथ को कारक का प्रयोग नहीं होता है, और आम यहाँ पर निर्जीव कारक कर्म है, इसीलिए को का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस प्रश्न के अंदर कारक संबंधी अशुद्धि हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं। देखते हैं कौन कौन से शब्द दे रखे हैं। तो सभी शुद्ध ढूंढना है हमें। तो विकल्प नंबर बी के अंदर वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य, वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य, ये तीनों ही बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं, बिल्कुल तीनों ही शुद्ध लिखे हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 84। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, य र ल व, य र ल व, ये चार अंतस्थ होते हैं, उसमें ब, विकल्प नंबर डी के अंदर ब अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ब अंतस्थ व्यंजन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। ए अंगारों पर पैर रखना जो कि मोल लेना, बिल्कुल सही है। बी कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, जो बिल्कुल गलत दे रखा है। तो कलेजे पर सांप लौटने का हिंदी मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। क्या होता है, ईर्ष्या करना। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी, जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 86। प्रश्न नंबर 86। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। ए गति, चेष्टा, बी दीन, निकृष्ट, सी इज्जत, अभिमान, डी प्राण, जीवन। तो हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है विकल्प नंबर ए के अंदर गति और चेष्टा, गति और चेष्टा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में शब्द कौन सा सर्वनाम है। अपने शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, अपने शब्द को रेखांकित किया हुआ है, अपने शब्द में देखना है इस शब्द में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। विकल्प ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। अपने से मतलब है स्वयं से बड़ों का आदर करना उचित है, स्वयं से बड़ों का आदर करना उचित है। तो स्वयं से हमारे पकड़ में आ गया निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी।
प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना। माल भेजना, भेजना को कहते हैं निर्यात, और माल मंगवाना उसको कहते हैं आयात। तो प्रश्न में पूछा भेजना, तो भेजना का विकल्प नंबर डी के अंदर दे रखा है निर्यात। क्या दे रखा है? निर्यात, जो बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए प्रदर्शिनी, बी प्रवृत्त, सी दधीची, डी ज्येष्ठ। तो प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी क्या होता है? प्रदर्शनी। विकल्प नंबर ए जो बिल्कुल अशुद्ध दे रखा है, ये छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? जातिवाचक से बना भाववाचक संज्ञा ढूंढना है। ए बुढ़ापा, सी मिठास, बी मिठास, सी सजावट, डी ममता। देखो मिठास, मीठा प्लस आस विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। सी सजाना क्रिया है और आवट प्रत्यय लगा है, सजावट बना है जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। ममता, मम सर्वनाम है, ता उपसर्ग लग गया, ता प्रत्यय लग गया तो शब्द बना ममता, ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो विकल्प नंबर एक बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा, और पा प्रत्यय लग गया, आपा प्रत्यय लग गया तो बन गया बूढ़ा प्लस आपा, बूढ़ापा, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो जातिवाचक संज्ञा से बना है। तो विकल्प नंबर ए के अंदर बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है। प्रश्न नंबर 91। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य हैं। इस प्रश्न में भी विवादास्पद श्रेणी रही है, लेकिन बोर्ड ने इसका सही उत्तर माना है सी, विकल्प नंबर सी कन्या, क्योंकि कन्या की विशेषता बता रहे हैं कि कन्या कैसी है? सुशील है। कन्या कैसी है? सुशील है। ये कन्या की क्या बता रहे हैं? विशेषता। कन्या की क्या बता रहे हैं? विशेषता। इसीलिए कन्या कैसी है? सुशील है, तो इसलिए कन्या क्या हुआ? विशेष्य, और बोर्ड ने भी सी उत्तर को सटीक माना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। हम खाना खा चुके। बी जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। सी अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। डी वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। देखते हैं, चार विकल्पों में से वाक्य संबंधी प्रश्न पूछा है, चारों में से कौन कौन से वाक्य प्रयुक्त हुए हैं। सबसे पहला हम खाना खा चुके, सरल वाक्य। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, यही मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यही मिश्र वाक्य का उदाहरण है, यही बिल्कुल सटीक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अन्य दो विकल्प को भी देखते हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये भी सरल वाक्य हैं। अंत वाला वह स्वस्थ था और परीक्षा में सफल ना हो सका, ये इसलिए और दो योजक अवयव एक साथ नहीं आने चाहिए, फिर भी बोर्ड ने दे दिए, कोई बात नहीं, दोनों में से एक का प्रयोग करना चाहिए। वह स्वस्थ था इसलिए परीक्षा में न आ सका, इसलिए परीक्षा में न आ सका, और अवयव का यहाँ पर अनावश्यक दे दिया गया, खैर कोई बात नहीं, परंतु इसका सटीक उत्तर हुआ मिश्र वाक्य का उदाहरण विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न की, एक और पद्यांश दे रखा है, एक और पद्यांश दे रखा है। चंचल पग दीपशिका के घर मृग ग्रीमिग वन में आया वसंत, सुलगा फाल्गुन का सोनापन सौंदर्य शिकाओं में अनंत, सौरभ शीतल की ज्वाला से फैला उर उर में मधुर, दाहा जिंदगी का लगा दो आया बसंत भर पृथ्वी पर स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह, कली के पलकों में मिलन, स्वप्न अली के अंतर में प्रणय गान करते हैं, लेकर आया प्रेमी बसंत, लेकर आया प्रेमी बसंत। आकुल जड़ चेतन सने प्राण, आकुल जड़ चेतन सने प्राण। इस पद्यांश के अंदर हम देखते हैं, ये गद्यांश है, फिर भी यहाँ पर पद्यांश दे दिया, कोई बात नहीं, परंतु ये गद्यांश दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 93, धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? वसंत ऋतु में। कब होता है? वसंत ऋतु में। ये लाइन कहाँ से पूछी है वो देखने का प्रयास करते हैं। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? ये रखा, आया बसंत भर पृथ्वी पर, आया बसंत भर पृथ्वी पर, पृथ्वी मतलब धरती, तो कब आया? बसंत ऋतु के अंदर। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हुआ बसंत। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सौरभ का हिंदी अर्थ होता है खुशबू, सुगंधित वातावरण, सुगंधित वातावरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी, सुगंधित वातावरण, सुगंधित वातावरण। प्रश्न नंबर 95, अली शब्द का पर्यायवाची है, अली का पर्यायवाची है।
अली का पर्यायवाची है मधुप भौंरा। मधुप भौंरा ये अली का पर्यायवाची है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96। एक बार फिर योग रूट शब्द पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से योग रूट शब्द कौन सा है? आकाश, त्रिनेत्र, विद्यालय, पत्थर। तो मैंने पहले बता रखा है कि योग रूट शब्द वही होते हैं जो सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। और यहाँ पर बहुव्रीहि समास उदाहरण कौन सा दे रखा है? त्रिनेत्र, भगवान शिव का पर्यायवाची है। भगवान शिव का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 97। निवारण शब्द में उपसर्ग पूछा है। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प नंबर डी नी उपसर्ग। नी प्लस वारण, नी प्लस वारण। तो बिल्कुल सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 98। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए प्रयोजनीय, बी अप्रामाणिक, सी अप्रमेय, डी प्रमेय। डी प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको क्या कहते हैं? प्रमेय। 99। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? ये है बहुवचन वाला देना चाहिए परंतु एक वचन दे दिया। खैर कोई बात नहीं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो 3 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प ए वह पानी से पौधों को सींचता है। बी सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। सी उसका कद मुझसे बड़ा है। डी जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। तो इस प्रश्न का पहले उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर कौन सा है? विकल्प नंबर डी के अंदर जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। उत्तर तो हो गया ये सही। उत्तर तो हो गया ये सही। अन्य 3 विकल्पों में किस प्रकार की अशुद्धि है वो भी जान लेते हैं। विकल्प ए के अंदर वह पानी से पौधों को सींचता है, जो बिल्कुल गलत है। वह पौधों को सींचता है, वह पौधों को सींचता है। यहाँ पर पानी से इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य होगा वह पौधों को सींचता है। बी सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। वर्ग की जगह वर्गों शब्द आएगा। वर्ग की जगह वर्गों शब्द आएगा। सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सी उसका कद मुझसे बड़ा है। तो मुझसे शब्द यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है। उसका कद मेरे कद से बड़ा है। उसका कद मेरे कद से बड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। असंगत युग्म छांटिए। विकल्प नंबर ए अर्वाचीन प्राचीन, इति अत, उपकार अपकार, अनुराग राग। तो इस प्रश्न के अंदर जो विकल्प नंबर डी दे रखा है, अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग। ये राग और अनुराग दोनों एक ही शब्द हैं। दोनों एक ही शब्द हैं। तो राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। सूर्य का पर्यायवाची है। ए अंशु, बी प्रकाश, सी सविता, डी रश्मि। ये रश्मि और अंशु दोनों किरण के पर्यायवाची हैं। दोनों किरण के पर्यायवाची हैं। प्रकाश उजाला का पर्यायवाची और सविता बिल्कुल सही उत्तर हुआ सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 103। किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? तो देखते हैं अश्व के किस में सभी पर्याय बता रखे हैं। विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। सी के अंदर सभी अश्व के पर्यायवाची बता रखे हैं। घोड़ा तुरंग है, घोड़ा तुरंग है। ये सभी अश्व के पर्यायवाची दिए रखे हैं। प्रश्न नंबर 104। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें भी बोर्ड के द्वारा सही उत्तर क्या माना गया वो पहले पता करते हैं। काजल, घोड़ा, गेहूं, अमृत। तो अमृत तो बिल्कुल दे रखा है, तत्सम शब्द हैं जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कई किताबों के अंदर काजल को भी तत्सम शब्द माना है, लेकिन बोर्ड ने अंतिम आंसर की के अंदर अमृत को बिल्कुल सटीक उत्तर माना है। अमृत इसका तद्भव होगा अमृत। क्या होगा? अमृत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105। प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। देखते हैं इस 4 में से किस में प्रत्यय लगा हुआ है। झगड़ालू, उपग्रह, भरपूर, परिपूर्ण। झगड़ना प्लस आलू, झगड़ना प्लस आलू। ए विकल्प के अंदर ही आलू प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आलू। बी के अंदर उप उपसर्ग है, डी में भर उपसर्ग है और सी में परि उपसर्ग है। तीनों में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। विकल्प ए के अंदर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए।
प्रश्न नंबर 106, क्रिया विशेषण शब्द का चयन करो। ए गरम, ये तो विशेषण है। रमेश संज्ञा है। पेड़ संज्ञा है। प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 107, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। ए हार मानना। बी किसी के धन पर लुभा जाना। सी किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। डी धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? गलत युग्म कौन सा है, ये हमें चुनना है। अरिष्ट रीटा, क्रॉस कौन, घोटक घोड़ा, काष्ट काट। तो देखते हैं इसके अंदर असंगत कौन सा है, असंगत कौन सा है। तो अरिष्ट के अंदर ट से टमाटर आना चाहिए, अरिष्ट के अंदर ट से टमाटर आना चाहिए, परंतु यहाँ से ठ से टटर आ गया। तो इसमें पूछा है तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। तो अरिष्ट का मतलब रीटा, क्रॉस का मतलब कौन, घोटक मतलब घोड़ा और काष्ट मतलब काठ। तो विकल्प नंबर ए अरिष्ट, अरिष्ट का रीटा, ये बिल्कुल गलत दे रखा है, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 109, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए आज आज शाम को क्या कर रहे हैं। बी बच्चा रोता है। सी पूजा कपड़े धो रही हैं। डी मोहन सितार बजा रहा है। तो सभी विकल्पों के अंदर कर्म दे रखा है। विकल्प ए में कर्म क्या है? शाम को। सी में कर्म क्या है? कपड़े को। डी में कर्म क्या है? सितार को। लेकिन बी विकल्प के अंदर कोई कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया, केवल कर्ता और क्रिया। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। देखो हमने एक शेर देखा, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 111, सोना धतूरा गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ए इंदु, बी पिंगल, सी कनक, डी धान। तो विकल्प नंबर सी के अंदर कनक दे रखा है। ये तीनों ही सोना धतूरा और गेहूं के अनेकार्थी शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 112, रत और रति युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो रति मतलब प्रेम, और रत मतलब लीन, किसी कार्य में लगा रहना, लीन होना। तो बाद में रति है, तो बाद में प्रेम कहाँ दे रखा है? विकल्प नंबर ए के अंदर। रत मतलब लीन, रति मतलब प्रेम, रति मतलब प्रेम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, या महत्वपूर्ण में डबल त आएगा, महत्वपूर्ण में बीच के अंदर डबल त आएगा। अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति हैं। ए हाथ सुमिरनी बगल कतरनी। बी जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। सी मन चंगा तो कटौती में गंगा। डी होनार विद्वान के होत चिकने पात। तो मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है 114, ए बुलाना, ए बुलाना। तो इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, बुलाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कौन सा शब्द युग्म सही है? विकल्प ए अम्ब जल, अम्बु माता। बी अविलंब सहारा, अवलंब शीघ्र। सी आकार खान, आकर रूप। डी कृति रचना, कृति रचनाकार। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है। कृति मतलब रचना, कृति मतलब रचनाकार, रचना को करने वाला।
तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 116। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ए, वह साड़ी खरीदने बाजार गई। बी, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। सी, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। डी, विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। तो सही उत्तर तो हो गया विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, हम घर से बाहर निकले और अवयव से जुड़ गए, बारिश होने लगी। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। देखते हैं अन्य 3 विकल्प किस वाक्य के उदाहरण हैं। विकल्प ए, वह साड़ी खरीदने बाजार गई, साधारण वाक्य। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, मिश्र वाक्य। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं, साधारण वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 117। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ कौन सा? अक्ष, तरह, ज्ञ और स्र। अक्ष, तरह, ज्ञ और स्र, ये 4 है अंतस्थ। सॉरी, वे संयुक्ताक्षर व्यंजन है। यहाँ पर पूछा है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हुआ य, र, ल, व। य, र, ल, व। तो विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 1 अंतस्थ व्यंजन हुआ य, र, ल, व, य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 118। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। ए, द्विज। बी, सोम। सी, सिलीमुख। डी, नभ। तो विकल्प नंबर ए द्विज। द्विज पक्षी का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही उत्तर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 119। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। ए, ध्यान देना। बी, इच्छा पूरी होना। सी, धोखा खाना। डी, सजग होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, सजग होना। आंखें खुलना, सजग होना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 120। गत और गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं। गत मतलब बीता हुआ, गति मतलब चाल। गत मतलब बीता हुआ, गति मतलब चाल। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। लोकोत्तर में कारण की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास का भेद है? लोकोत्तर, लोक से परे। लोक से परे, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर। 122। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बी, ए, युवा। डी, बी, गुणवती। सी, डिब्बा। डी, नेत्री। तो डिब्बा और युवा दोनों ही क्या हैं? पुल्लिंग शब्द। डिब्बा और युवा दोनों ही क्या है? पुल्लिंग शब्द। परंतु बोर्ड ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। बोर्ड ने इस प्रश्न को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ये प्रश्न डिलीट योग्य है। इस प्रश्न को पूर्ण रूप से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर 2 पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, युवा और डिब्बा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। बी, शायद वह ज़रूर आएगा। सी, किसी और से परामर्श लीजिए। डी, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी, किसी और से परामर्श लीजिए। किसी और से परामर्श लीजिए, बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ। बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ, किसी और से परामर्श लीजिए। तो 3 विकल्पों के अंदर किस प्रकार की अशुद्धि हुई है वो भी देखने का प्रयास करते हैं। दुनिया भर में
ये बात फैल गई, दुनिया भर में यह बात फैल गई, सारी शब्द नहीं प्रयुक्त होना चाहिए। शायद और ज़रूर कभी साथ नहीं आते हैं। शायद व ज़रूर कभी साथ नहीं आते हैं। शायद वह जाएगा, शायद वह जाएगा। और इधर दे रखा है डी विकल्प के अंदर सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो इधर सहित शब्द नहीं आना चाहिए। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 124। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। ए गर्दन पर छुरी फेरना, बी खटाई में पड़ना, सी कुएं में भांग पड़ना, डी गूंगे का गुड़। तो सबकी मति भ्रष्ट होना, इसका मतलब कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। 125 किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? यश प्राप्त, यश को प्राप्त, आजीवन, जीवन पर्यंत, महादेव, बहुव्रीहि समास, पंचतंत्र, द्विगु समास। तो इसमें अव्ययीभाव समास कौन सा हुआ? आजीवन। कौन सा हुआ? आजीवन। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 126। प्रश्न नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यही गलत है। व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये विधि उच्च कक्षाओं में तो उपयोगी है, बिल्कुल सही है। यह कम खर्चीली है, ये भी सही है। यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली हैं, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। प्रश्न नंबर 127। भाषाई कौशल का सही क्रम है। भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो इसका होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128। हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, बी इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, सी नवीनता व विविधता पाई जाती है, डी यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। यही विकल्प गलत हैं, क्योंकि साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर का दिया हुआ है। नॉर्मन ए क्राउडर का दिया हुआ है, जो बड़ी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर है। 129। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। ए गीत प्रणाली, बी शब्दार्थ कथन प्रणाली, सी खंडान्वय प्रणाली, डी सूत्र प्रणाली। तो कविता शिक्षण की विधि सूत्र प्रणाली नहीं है। सूत्र प्रणाली एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। सूत्र प्रणाली एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 130। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। ए शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, बिल्कुल सही। बी विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, बिल्कुल सही। सी छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना। देखते हैं। डी कक्षा को नियंत्रित रखना। कक्षा को नियंत्रित रखना। तो मुख्य प्रयोजन पूछा है पास के दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन कौन सा है? तो विकल्प नंबर बी
विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। विकल्प नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सटीक उत्तर है। प्रश्न नंबर 131, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? ए साचरी विधि, बी मॉन्टेसरी विधि, सी कानी विधि, डी ध्वनि साम्य विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए साहचर्य विधि। विकल्प नंबर ए साहचर्य विधि। 132, मूल्यांकन एक संरचनात्मक एवं योगात्मक रूप में वर्गीकरण की किसने किया? मूल्यांकन का संरचनात्मक एवं योगात्मक रूप का वर्गीकरण किसने किया? विकल्प ए मिकाइल स्क्रीवेन, बी स्किनर, सी आर ए शर्मा, डी एन श्रीवास्तव। तो विकल्प नंबर ए मिकाइल स्क्रीवेन, इसका सही उत्तर हुआ मिकाइल स्क्रीवेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 133, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। ए प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, बी छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, सी छात्रों के मानसिक स्तर को जानने के लिए, डी मानवीय मूल्यों का पता लगाने के लिए। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर हुआ निदानात्मक परीक्षण छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है 134, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ए मापन एकांकी मूल्यांकन बहुमुखी हैं, बी मापन का क्षेत्र सीमित और मूल्यांकन का विस्तृत होता है, सी मापन परिमाणात्मक अभिव्यक्ति और मूल्यांकन परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अभिव्यक्ति होती है, डी मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। तो इस प्रश्न के अंदर असत्य कथन पूछा है। तो असत्य कथन कौन सा हुआ? मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। ये बिल्कुल गलत उत्तर दे रखा है। यही असत्य कथन हुआ। विकल्प नंबर डी मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, ये जो बिल्कुल गलत दे रखा है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, यही गलत है। प्रश्न नंबर 135, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, बी विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर को जांचना, सी विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना, डी मूल्यांकन करना। तो यही निदानात्मक का अर्थ ही होता है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। यही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो इसी प्रकार से आज हमने रीट मेंस 2022 हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण विधियाँ एक एक करके बड़ी तल्लीनता से समझने का प्रयास किया है। आप इस चैनल पर जो भी पधारे हैं उनका मोस्ट वेलकम। इस चैनल पर विगत परीक्षा के अंदर हुए प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक करके प्रश्न पत्रों का समाधान किया जाएगा। जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। चारुल हिंदी एकेडमी आपका अपना चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्रामाणिक उत्तर कुंजी के साथ आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू। प्रश्न नंबर 114, सुमोन शब्द अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द हैं। ए बुलाना, बी विसर्जित करना, सी स्थगित करना, डी भंग करना। तो सुमोन का हिंदी अर्थ होगा ए बुलाना। ए
बुलाना। तो इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, बुलाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कौन सा शब्द युग्म सही है? विकल्प ए अम्ब, जल, अम्बु, माता। बी अविलंब सहारा, अवलंब शीघ्र। सी आकार खान, आकर रूप। डी कृति रचना, कृति रचनाकार। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है। कृति मतलब रचना, कृति मतलब रचनाकार, रचना को करने वाला। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 116। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ए वह साड़ी खरीदने बाजार गई। बी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। सी हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। डी विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। तो सही उत्तर तो हो गया विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, हम घर से बाहर निकले और अवयव से जुड़ गए, बारिश होने लगी। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। देखते हैं अन्य 3 विकल्प किस वाक्य के उदाहरण हैं। विकल्प ए वह साड़ी खरीदने बाजार गई, साधारण वाक्य। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, मिश्र वाक्य। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं, साधारण वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 117। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ कौन सा? अक्ष, तरह, ज्ञ और स्र। अक्ष, तरह, ज्ञ और स्र, ये 4 है अंतस्थ। सॉरी, वे संयुक्ताक्षर व्यंजन है। यहाँ पर पूछा है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हुआ य र ल व, य र ल व। तो विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 1 अंतस्थ व्यंजन हुआ य र ल व य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 118। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। ए द्विज, बी सोम, सी सिलीमुख, डी नभ। तो विकल्प नंबर ए द्विज। द्विज पक्षी का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही उत्तर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 119। आँख के खुलना मुहावरे का अर्थ है। ए ध्यान देना, बी इच्छा पूरी होना, सी धोखा खाना, डी सजग होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी सजग होना। आँखें खुलना, सजग होना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 120। गत और गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं। गत मतलब बीता हुआ, गति मतलब चाल। गत मतलब बीता हुआ, गति मतलब चाल। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। लोकोत्तर में कारण की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास का भेद है? लोकोत्तर लोक से परे, लोक से परे, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर। 122। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बी ए युवा, डी बी गुणवती, सी डिब्बा, डी नेत्री। तो डिब्बा और युवा दोनों ही क्या हैं? पुल्लिंग शब्द। डिब्बा और युवा दोनों ही क्या है? पुल्लिंग शब्द। परंतु बोर्ड ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। बोर्ड ने इस प्रश्न को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ये प्रश्न डिलीट योग्य है। इस प्रश्न को पूर्ण रूप से
डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर दो पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, युवा और डिब्बा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। बी, शायद वह ज़रूर आएगा। सी, किसी और से परामर्श लीजिए। डी, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी, किसी और से परामर्श लीजिए। किसी और से परामर्श लीजिए, बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ। बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ, किसी और से परामर्श लीजिए। तो 3 विकल्पों के अंदर किस प्रकार की अशुद्धि हुई है वो भी देखने का प्रयास करते हैं। दुनिया भर में ये बात फैल गई। दुनिया भर में यह बात फैल गई, सारी शब्द नहीं प्रयुक्त होना चाहिए। शायद और ज़रूर कभी साथ नहीं आते हैं। शायद व ज़रूर कभी साथ नहीं आते हैं। शायद वह जाएगा। शायद वह जाएगा। और इधर दे रखा है डी विकल्प के अंदर सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो इधर सहित शब्द नहीं आना चाहिए। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 124। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। ए, गर्दन पर छुरी फेरना। बी, खटाई में पड़ना। सी, कुएं में भांग पड़ना। डी, गूंगे का गुड़। तो सबकी मति भ्रष्ट होना, इसका मतलब कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। 125। किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? यश प्राप्त, यश को प्राप्त, आजीवन, जीवन पर्यंत, महादेव, बहुव्रीहि समास, पंचतंत्र, द्विगु समास। तो इसमें अव्ययीभाव समास कौन सा हुआ? आजीवन। कौन सा हुआ? आजीवन। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 126। प्रश्न नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यही गलत है। व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये विधि उच्च कक्षाओं में तो उपयोगी है, बिल्कुल सही है। यह कम खर्चीली है, ये भी सही है। यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली हैं, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। प्रश्न नंबर 127। भाषाई कौशल का सही क्रम है। भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो इसका होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128। हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए, पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। बी, इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है। सी, नवीनता व विविधता पाई जाती है। डी, यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। यही विकल्प गलत हैं, क्योंकि साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर का दिया हुआ है। नॉर्मन ए क्राउडर का दिया हुआ है, जो बड़ी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर है। 129। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। ए, गीत प्रणाली। बी, शब्दार्थ कथन प्रणाली। सी, खंडान्वय प्रणाली। डी, सूत्र प्रणाली। तो कविता शिक्षण की विधि
सूत्र प्रणाली नहीं है। सूत्र प्रणाली एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। सूत्र प्रणाली एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 130। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। ए, शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, बिल्कुल सही। बी, विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, बिल्कुल सही। सी, छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना। देखते हैं। डी, कक्षा को नियंत्रित रखना। कक्षा को नियंत्रित रखना। तो मुख्य प्रयोजन पूछा है पास के दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन कौन सा है। तो विकल्प नंबर बी, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। विकल्प नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सटीक उत्तर है। प्रश्न नंबर 131। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। ए, साचर्य विधि। बी, मॉन्टेसरी विधि। सी, कहानी विधि। डी, ध्वनि साम्य विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए, साहचर्य विधि। विकल्प नंबर ए, साहचर्य विधि। 132। मूल्यांकन एक संरचनात्मक एवं योगात्मक रूप में वर्गीकरण की किसने किया। मूल्यांकन का संरचनात्मक एवं योगात्मक रूप का वर्गीकरण किसने किया। विकल्प ए, मिकाइल स्क्रीवेन। बी, स्किनर। सी, R.A. शर्मा। डी, D.N. श्रीवास्तव। तो विकल्प नंबर ए, मिकाइल स्क्रीवेन इसका सही उत्तर हुआ मिकाइल स्क्रीवेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 133। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। ए, प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए। बी, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। सी, छात्रों के मानसिक स्तर को जानने के लिए। डी, मानवीय मूल्यों का पता लगाने के लिए। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर हुआ निदानात्मक परीक्षण छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है 134। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ए, मापन एकांकी मूल्यांकन बहुमुखी हैं। बी, मापन का क्षेत्र सीमित और मूल्यांकन का विस्तृत होता है। सी, मापन परिमाणात्मक अभिव्यक्ति और मूल्यांकन परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अभिव्यक्ति होती है। डी, मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। तो इस प्रश्न के अंदर असत्य कथन पूछा है। तो असत्य कथन कौन सा हुआ। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। ये बिल्कुल गलत उत्तर दे रखा है। यही असत्य कथन हुआ। यही असत्य कथन हुआ। विकल्प नंबर डी, मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, ये जो बिल्कुल गलत दे रखा है। मूल्यांकन के अभाव में मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, यही गलत है। प्रश्न नंबर 135। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। बी, विद्यार्थी के उपलब्धि को स्तर को जांचना। सी, विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना। डी, मूल्यांकन करना। तो यही निदानात्मक का अर्थ ही होता है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, यही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो इसी प्रकार से आज हमने रीट मेंस 2022 हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण विधियाँ एक एक करके बड़ी तल्लीनता से समझने का प्रयास किया है। आप इस चैनल पर जो भी पधारे हैं उनका मोस्ट वेलकम। इस चैनल पर विगत परीक्षा के अंदर हुए
प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक करके प्रश्न पत्रों का समाधान किया जाएगा। जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। चारुल हिंदी एकेडमी आपका अपना चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्रामाणिक उत्तर कुंजी के साथ आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।